हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले एक नए टॉपिक के बारे, एक नए कंसेप्ट के बारे में, जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट एट द रिकॉर्डिंग स्टेज एंड कंसेप्ट एट द रिपोर्टिंग स्टेज। दो तरीके के कंसेप्ट इसमें होते हैं, एक तो होता है रिकॉर्डिंग स्टेज पे, एक होता है रिपोर्टिंग स्टेज पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग स्टेज पे क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। तो कंसेप्ट टू बी ऑब्जर्व एट द रिकॉर्डिंग स्टेज वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस समय ये अराइज होते हैं। उसके बाद आता है कंसेप्ट टू बी ऑब्जर्व एट रिपोर्टिंग स्टेज, यानी कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब इनका यूज़ करते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती है, रिपोर्टिंग स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती है। रिकॉर्डिंग स्टेज यानी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग स्टेज में हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट और मटेरियलिटी कंसेप्ट। इसके बाद आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ये कंसेप्ट हमें कहते हैं कि बिजनेस क्या है, सेपरेट है अपने ओनर से। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड द बिजनेस प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजेक्शन एंड द पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी कि बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है वो डिफरेंट है किसी भी जो ओनर है उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन और पर्सनल प्रॉपर्टी से। Capital contributed by the owner to the firm is liability to the firm and the owner is regarded as the creditor of the firm, यानी कि जो भी पैसा स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट किया जाता है ओनर के द्वारा बिजनेस में एज अ कैपिटल वो ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये कहा गया है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ठीक है, इसलिए जो हमारा बिजनेस है वो क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है बिजनेस का, कि जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया वो बाद में बिजनेस को वापस करना है। पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर इज मेड फ्रॉम द बिजनेस फंड इज शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज ड्राइंग बाय द ओनर एंड नोट एज द बिजनेस एक्सपेंडिचर, यानी कि मान लो जो हमारा बिजनेस में जो भी हमारा ओनर है उस बिजनेस का, जिसने पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, कहीं ना कहीं उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर भी होते हैं जो उसको फुलफिल करने होते हैं। अब वो पर्सनल एक्सपेंडिचर कहाँ से करेगा? कहीं ना कहीं बिजनेस में से पैसा उठाएगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिजनेस में से जो पैसा उसने लिया उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, जो भी पैसा निकाला जाता है उसको एज अ ड्राइंग जो है वो बिजनेस में शो करते हैं, ना कि बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे। द डिफरेंट दिस डिफरेंस कैन बी इजीली मेंटेन इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, यानी कि जो डिफरेंस क्रिएट है कि जो बिजनेस है वो अलग है, जो ओनर है वो अलग है, वो कौन सी कंपनी में है, लिमिटेड कंपनी के केसेस में अलग है, जहाँ पे जो लाइबिलिटी है ओनर की वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड कंपनी के केस में जो बिजनेस है वो अलग है और जो ओनर है वो अलग है। बट अगर हम बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी की या सोल प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप की, तो इस केस में जो है बिजनेस और ओनर को सेपरेट नहीं समझा जाता। But in case of sole proprietor or the partnership, business is not considered as separate entity in the eyes of law. तो ये था हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी सच एज सेल्स, परचेज, सैलरी एक्सेट्रा। मनी मॉनेटरी कंसेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो मनी के फॉर्म में हो, जो मॉनेटरी फॉर्म में हो, जैसे ये परचेज किया, सेल किया, सैलरी पे की, ओनली रिकॉर्डेड टू द मनी रिलेटेड कंसेप्ट, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ होता है उसका जो हार्डवर्क होता है, उसकी जो स्पीचेस वगैरह होती है, वो सब हम रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे जो मनी से रिलेटेड है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग मेजरमेंट आर टू बी अनबायस एंड वेरीफेबल इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। For this purpose, all the accounting transactions should be evidenced and supported by documents such as invoice, receipt, cash memo, etc. As per the items like depreciation and the provision for doubtful debt where no documentary evidence is available, policy statement made by the management are treated as the necessary evidence. तो इसमें कहा गया कि ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। तो एविडेंस क्या होंगे? इनवॉइस हो गया, सेल्स रिसिप्ट हो गई, ठीक है, कैश मेमो हो गई, ये सारे एविडेंस हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए कोई भी जो है
एविडेंस नहीं होता, तो उनके लिए हम क्या चीज़ें जो है एज अ एविडेंस शो करेंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गई कि हमने प्रोविजन बना लिया कि ये जो पैसा हमने मिलना था वो अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन की किस वे में हम लगाते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये इनके लिए भी कुछ एविडेंस हमें प्रोवाइड करना होता है, लेकिन इनके लिए कोई कोई एविडेंस ऐसा होता नहीं है। तो इनके लिए क्या होता है, पॉलिसी जो हम बनाते हैं, जो हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, उस पॉलिसी में लिखा होता है कि हम डेप्रिसिएशन इस बेसिस पे लगाएंगे या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये होगा, तो उसको ही हम एविडेंस मान के चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच हैव actually taken place in the business during a particular period of time and not those transaction which may take place in future। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट ये कहता है कि हम वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअली में अगर हो चुकी है। यानी कि हमने अगर कोई सेल किया तो सेल की ट्रांजेक्शन तभी लिखेंगे जब हमने सेल कर दी। हम पहले से एंटिसिपेट नहीं लगाएंगे कि हम सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो ट्रांजेक्शन एक्चुअली में अगर हो चुकी है वही हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। यानी कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की तो हम उसको एंट्री करेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि परचेज़ करेंगे तो पहले एंट्री कर देते हैं, नहीं। जो एविडेंस, जो काम हो चुका है उसी की एंट्री जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट। द प्राइस पेड और एग्री टू बी पेड इन कैश और ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, जो भी प्राइस हम पे करेंगे या जो प्राइस हम पे कर चुके हैं जो परचेज करते समय, ठीक है। अंडर दिस कंसेप्ट फिक्स असेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच दे आर एक्वायर। यानी कि फिक्स असेट्स जो होते हैं, हमारी मशीनरी हो गई, हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारे प्लांट्स हो गए, ये जिस प्राइस पे हमने परचेज की थी उसी प्राइस पे हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एंड कॉस्ट कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू फिक्स असेट्स एंड नॉट एट टू करंट असेट्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट की, तो कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर क्या करते हैं, हम फिक्स असेट्स को ही लेते हैं जो कि हमारे एक्चुअल कॉस्ट पे जो है वो लगाए जाते हैं, ना कि करंट असेट्स को। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ ए टू फोल्ड इफेक्ट। इसमें ये कहा गया कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती हैं उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू एस्पेक्ट्स, वन इज रिसीविंग एस्पेक्ट और सेकंड इज गिविंग एस्पेक्ट। यानी कि अगर हमने मशीनरी को परचेज किया तो हमारे पास मशीनरी आई लेकिन हमारे पास से कैश गया, तो रिसीविंग एस्पेक्ट और गिविंग एस्पेक्ट, ये था हमारे ड्यूअल एंट्री एस्पेक्ट कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा रिकॉर्डिंग स्टेज। रिकॉर्डिंग स्टेज कहता है फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम दैट द एवरी बिजनेस वुड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हर कोई ये चाहता है, हर कोई बिजनेस करता है लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए, लंबे समय तक बिजनेस करना चाहता है। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट अ रिकॉर्ड विल ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन द assumption that the business will continue for an indefinite period and the asset will be used for its expected life। इसमें ये कहा गया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में कि जो भी हम बिज़नेस करते हैं ना वो लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। हम ये सोच के करते हैं कि हम लंबे समय तक बिज़नेस करेंगे, ये नहीं सोचते कि आज या कल परसों हमें अपना बिज़नेस बंद करना है। इसलिए क्या होता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं कि वो एक्सपेंसेस जो हमें पे करने हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम पे कर चुके हैं। यानी कि मान लो 6 महीने का एक्सपेंस हमने पहले ही पे कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्योंकि हमने क्यों पे कर दिया, हमने ये नहीं सोच के पे किया कि हम बिज़नेस बंद करेंगे, हमने ये सोच के किया कि हम बिज़नेस बहुत समय तक कंटिन्यूसली चलाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि वो जो हमने अभी तक पे नहीं किए, जो पे करने हैं। तो ये कहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे चलता है कि हम बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं। अब This concept will not apply in a case of concern which is it has gone into liquidation or it has become insolvent। अब ये जो कंसेप्ट है सिर्फ उन्हीं बिजनेस के लिए जो लंबे समय तक करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है, उन बिजनेस के लिए नहीं है जो लिक्विडेट हो चुके हैं या फिर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियडिकली टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि जो भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो पीरियडिकली हर साल प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हर साल हमने कितना प्रॉफिट लॉस किया या फिर क्या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है। 1 year हैज़ बीन जनरली एक्सेप्टेड एज द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि 1 साल को क्या करते हैं हम जनरली अकाउंटिंग पीरियड के तौर पे लेके चलते हैं। अकाउंटिंग ईयर में भी कैलेंडर ईयर दैट इज द जनवरी 1st to 31st दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर दैट इज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो फर्स्ट
अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। उसके बाद आता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? टू असर्टेन द प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, द एक्सपेंसेस इनकर इन एन अकाउंटिंग ईयर शुड बी मैच विद द रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड दैट ईयर। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो भी हमने एक्सपेंसेस किए वो किसके साथ मैच होने चाहिए? हमारे रिवेन्यू के साथ मैच होने चाहिए। यानी कि जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं अपने बिजनेस में वो कहाँ से पे किए जाएंगे? जो भी रिवेन्यू अर्न किया है बिजनेस के अंदर उससे। ठीक है, अगर हमारा रिवेन्यू बहुत ज़्यादा है जो भी हमने एक्सपेंस किया उससे, या जो हमारी कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है। या फिर रिवेन्यू जो है वो कम है, हमारे एक्सपेंसेस है, हमारी कॉस्ट है, इसका मतलब बिजनेस ने क्या किया है? लॉस किया है। तो ये होता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट, जहाँ पे हम अपने एक्सपेंसेस या कॉस्ट को हम अपनी रिवेन्यू के साथ मैच करते हैं। By application of this concept, the owner of the business easily know about the operating result of his business and can make efforts to increasing earning कैपेसिटी। यानी कि इस कंसेप्ट को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? By application of this concept, the owner of the business easily know about the operating result of the business and can make efforts to increasing earning capacity। यानी कि ऐसा करके हमारे बिजनेस को पता चल सकता है कि उसका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर वो अपने जो एफर्ट्स को और बढ़ा सकता है, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, ऐसा करके। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को हम एक चीज़ और से एक नाम और से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंट कंसेप्ट। यानी कि दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंट कंसेप्ट। इट इंश्योर्स दैट अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क इनहेरिटेड इन बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी गिवन अ प्रॉपर कंसिडरेशन। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि हर एक बिजनेस में क्या होता है? रिस्क अराइज होता है, अनसर्टेनिटी होती है, उन पर प्रॉपर कंसिडरेशन, प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट आर टेकन इनटू अकाउंट ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली रियलाइज्ड, बट इन केस ऑफ लॉसेस दे आर टेकन इनटू अकाउंट व्हेन दे अराइजेस। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो प्रॉफिट अर्न होता है ना उसको तभी हम रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो लॉस होता है उसको हम पहले से ही क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें पता चल गया कि बैड डेट इंकर होने वाले हैं, जिसको हमने जो भी हमारे डेटर्स थे, ठीक है, डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना है। मान लो हमने इनसे पैसा मिलना था, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें काफ़ी दिन हो गए इसको कहते कहते कि पैसा हमारी जो पेमेंट है वो कर दो, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये शक होने लगे कि वो हमें पैसा देंगे ही नहीं। अब हम अपने पहले ही बुक ऑफ अकाउंट में लिख लेते हैं कि ये हमारा पैसा जो है डूब गया। लॉस हम पहले से मेंशन कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो हम पहले से मेंशन नहीं करते। प्रॉफिट क्या पता हो ना हो, ठीक है। अगर हमने पहले प्रॉफिट मेंशन कर दिया और लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ेगा। तो इसमें ये कहा गया है कि हम प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते पहले ही, लेकिन लॉस को हम पहले ही कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी लॉस होने वाला है। तो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जैसे कि एग्जांपल अभी हमने लिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। यानी कि इट मीन्स दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट पीरियड। यानी कि जो भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं ना, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, हर साल हमें वही प्रिंसिपल का यूज़ करना था, वही मेथड का यूज़ करना चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मेथड शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी कि जो भी हमारा अकाउंट्स बनाने का मेथड होता है उसको चेंज नहीं करना चाहिए हर साल। ठीक है, कि इस साल हम किसी और मेथड का यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम किसी और मेथड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने डेप्रिसिएशन की, यानी कि पिछली बार तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया स्ट्रेट लाइन मेथड से, और इस साल हम चार्ज कर रहे हैं रिटर्न डाउन मेथड से। तो हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है एग्जैक्टली प्रॉफिट और लॉस शो नहीं करेगा, या फिर जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट शो नहीं होगी। तो इसलिए हमें सिर्फ एक ही मेथड का जो है वो यूज़ करना चाहिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, ताकि हम एक्यूरेट जो है बिजनेस के बारे में जान सकें। कंपैरिजन आर पॉसिबल ओनली व्हेन अ कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलो। यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं इस साल को पिछले साल से, कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, पिछले साल हमने कितना किया था, क्या रीज़न है इस साल हमने कम किया या इस साल हमने ज़्यादा किया, तो उसको हम कंपेयर किस तरीके से कर पा रहे हैं? जब हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज़ करेंगे। अगर हम डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज़ करेंगे तो हम एग्जैक्ट फिगर को नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। यानी कि दिस कंसेप्ट स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी प्रिपेयर ऑनेस्टली एंड ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली डिस्क्लोज टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन इट्स अफेयर। इसमें ये कहा गया है कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो ऑनेस्टली होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। जो भी फैक्ट है वो सारे के सारे डिस्क्लोज करने चाहिए, पहले से बता देने चाहिए जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उस बिजनेस की। ठीक है, जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है किसी ना किसी वे में, लोन की वे में, ठीक है, एज अ शेयर
परचेज करके किसी भी तरीके से जो भी इंटरेस्ट है उस पर्सन का उस बिजनेस में, उसका एक्यूरेट पिक्चर जो है इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग शुड डिस्क्लोज सेपरेटली ओनली दोज इवेंट दैट आर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग इट स्टेटमेंट। यानी कि हमने जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाई है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो और अच्छे से हमें क्या करनी है, समझनी है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए उनके बारे में। और अच्छे से, ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ को अच्छे से जो है वो डिस्प्ले करो, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताओ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट में उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाना चाहिए। तो ये थी हमारे आज का कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो कि 2 पार्ट में था, रिकॉर्डिंग और, ठीक है, क्या था, रिकॉर्डिंग स्टेज और रिपोर्टिंग स्टेज। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट थे ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या थी। ये रहे रिकॉर्डिंग स्टेज और रिपोर्टिंग स्टेज, इनमें ये सारे कंसेप्ट हमने क्लियरली समझ लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ आ गई हो। वीडियो अच्छे समझ आ गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ इस वीडियो के जो भी नोट्स है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।